अब मुझे कोई रिकॉल करके बताएगा कि व्हाट इज अ फ्रेज? मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? प्रीवियस क्लास में क्या बताया था आपको? कोई बताएगा मुझे कि क्या डिफरेंस है एक फ्रेज और एक क्लॉज में? अनम्यूट करके कोई बताए मैम, मुझे। क्लॉज हाँ, में शी ही ऐसे जो वर्ब है वो यूज होते हैं, लेकिन फ्रेज का जो सेंटेंस होता है ना, वो आधा अधूरा ही रहता है। लेकिन अगर उसमें हम क्लॉज ऐड कर दें, यानी कि कोई सब्जेक्ट या वर्ब ऐड कर दें, तो वो क्लॉज हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम उसको फ्रेज को हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ऐसे शब्दों का समूह जिनका की कोई मतलब नहीं होता। आप उनको पढ़ के जब देखते हो तो आपको कोई मतलब समझ नहीं आता। एंड व्हाट इज द रीजन? क्यों नहीं समझ आता? बिकॉज इट डजंट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब और अ वर्ब। या तो उसमें क्रिया नहीं है या उसमें संज्ञा नहीं है। जो करता है, जो डूअर है, वो उसके अंदर से मिसिंग होता है कंप्लीटली। ठीक है, तो हमने सिर्फ वी हैव टेकन जस्ट अ पोर्शन, जस्ट अ स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द सेंटेंस। और मैंने आपको एक संतरे का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम उसकी एक फांक निकाल के रख दें प्लेट में, तो हम उसको कंप्लीट संतरा तो नहीं बोलते ना, नहीं बोल सकते, है ना बेटा? हम एक संतरे की फांक निकाल के अगर प्लेट में रख दें तो हम ये कहेंगे ये पूरा संतरा है? नो मैम। तो हाँ, है ना? तो ऐसे ही अगर हम एक सेंटेंस के छोटे से हिस्से को तोड़कर प्रस्तुत कर दें तो क्या वो एक सेंटेंस बन जाएगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। जैसे ये लिखा है इन द गार्डन। अब क्या चीज इन द गार्डन? गार्डन में तुम गए या खेले या गार्डन देखा, राइट? या गार्डन के बारे में कुछ बता रहे हो। तो नीदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ओके, अनदर एग्जाम्पल वेरी फास्ट। अरे किसकी बात हो रही है? क्या चीज वेरी फास्ट? जानवर भागा बहुत फास्ट या इंसान भागा वेरी फास्ट या कुछ और की बात हो रही है? नथिंग इज क्लियर। आफ्टर द मील क्या मतलब? क्या करना है आफ्टर द मील? कोई काम करना है, कार्य करना है आफ्टर द मील, या आप वैसे ही कुछ और चीज बताना चाह रहे हो मील से रिलेटेड? मील मतलब खाना। ठीक है, अ टॉल बॉय। हाँ, टॉल बॉय, बॉय तो दिख रहा है, लेकिन बॉय के साथ साथ चलो अ टॉल बॉय व्हाट, कहाँ पे है वर्ब? सब्जेक्ट तो है, वर्ब नहीं है। आप समझ रहे हो? तो अ, जब हम अपने अंदर से प्रश्न करते हैं, क्या, कब, किसकी बात हो रही है, जब हम ऐसे प्रश्न करते हैं ना बेटा, किसी भी ऐसे वर्ड्स के, शब्दों के समूह को देखने से, तो हम उसको फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज। फ्रेज। और जब हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, आपका कंप्लीट मीनिंग देते हैं, तो हम उसको एक क्लॉज बोलते हैं। लेकिन क्लॉज में भी कई बार सेंटेंस की को हम ऐसे बुनते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ सेंटेंस तो अपने में मीनिंग पूरा देता है, और कुछ ऐसा होता है जो देता है पर उसका कंप्लीट मीनिंग, पूरा मीनिंग, पूरा अर्थ समझने के लिए हमें दूसरा हिस्सा जो है सेंटेंस का भी चाहिए होता है। तो जो सेंटेंस अपने में पूर्ण होता है, मीनिंग पूरा कन्वे करता है, हम उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं। मेन क्लॉज समझ गए? कि जो मेन है, जो मेन इंसान, मेन चीज है। ठीक है, और डिपेंडेंट वो हो गया जो सेंटेंस तो है लेकिन अपने मतलब को पूरा करने के लिए मेन क्लॉज पे, मेन सेंटेंस पे डिपेंड होता है। उसको हम या तो डिपेंडेंट बोलते हैं या सबऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है,
क्या टीचर्स अपने स्कूल को अकेले चला सकती है? नहीं, उनको चाहिए सपोर्ट प्रिंसिपल का। मैंने आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, समझ गए? हालांकि वहां यस मैम। इंटरडिपेंडेंस है, वहां सब एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन मैं आपको वैसे ही एक हल्की सी बात समझाने के लिए कह रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा है, अ क्लॉज इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें एक डूअर भी है और क्रिया भी है। इट मे और मे नॉट गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग। क्लॉज may give you a complete meaning, it may not give. If it is not giving a complete meaning, then it is depending on the main clause. ठीक है? सो अब बोला हमने कितने तरह के, कितने प्रकार के क्लॉज होते हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज समथिंग विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, पूरा मीनिंग देता है। जैसे हमने बोला शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग। अब शी यहाँ पे जो है डूअर भी है, कर्ता भी है, संज्ञा भी है, आई मीन प्रोनाउन है, मतलब डू सब्जेक्ट है, और सिंगिंग जो है हमारी क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। तो ये अपने में कंप्लीट है, हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं, है ना। लेकिन हमने इसके आगे, सॉरी एक मिनट, लेकिन हमने इसके आगे क्या किया, एक और सेंटेंस जोड़ दिया, और वो है बिकॉज शी वॉज टायर्ड। वो गाना गा रही थी क्योंकि वो थकी हुई थी, तो अपने थकान को दूर कर रही थी, ठीक है, गाना गा के। तो बिकॉज शी वॉज टायर्ड अगर मैं बोलती हूं, एंड शी इज सिंगिंग नहीं लिखा, नहीं है, तो आप क्या कहोगे, बिकॉज शी वॉज टायर्ड। ठीक है, शी वॉज टायर्ड समझ में आता है, शी वॉज टायर्ड। लेकिन बिकॉज शी वॉज टायर्ड का क्या मतलब बना, क्योंकि वो टायर्ड थी, क्योंकि वो थकी हुई थी, इसका क्या मतलब हुआ, नहीं समझ आता ना फिर, तो उसको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा ना, यस है ना। मैम। तो वो डिपेंड कर रहा है शी इज सिंगिंग पे, क्योंकि वो गाना गा रही थी, क्योंकि वो थकी हुई थी। सो क्योंकि वो थकी हुई थी, बिकॉज शी वॉज टायर्ड इज डिपेंडेंट ऑन किस पे, शी इज सिंगिंग, वो गाना गा रही थी, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कर रहा है ना। तो अब समझ में आ गया डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ठीक है। यस मैम। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो अपने में पूर्ण होता है, उसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं, और जो डिपेंड करता है बेटा, उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। आज आप क्लॉजेस भी समझ गए, और आप फ्रेज भी समझ गए, और आप फ्रेज और क्लॉज के बीच का अंतर भी समझ गए। सान्या, अनुष्का, सबको समझ में आ रहा है? पूर्वा, यस यस मैम। मैम। ठीक है। अब मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे आइडेंटिफाई वेदर ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक सेकंड, सॉरी, या इज अ फ्रेज और अ क्लॉज। अब आप बताओ मुझे, रनिंग वेरी फास्ट, रनिंग वेरी फास्ट, मैं इस पे हूं, नंबर 1 पे। इज इट अ फ्रेज और अ क्लॉज? आइडेंटिफाई। फ्रेज। फ्रेज, क्योंकि क्या चीज रनिंग फास्ट, आपके दिमाग में प्रश्न आता है, किसकी बात हो रही है, आता है ना प्रश्न, है यस ना। मैम। सही, व्हेन द बेल रैंग, क्लॉज। व्हेन द क्लॉज, वेरी गुड। अब इतना मैं पता चलता है, द बेल रैंग तो समझ में आ गया कि घंटी बजी स्कूल की, व्हेन जब, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं दे रहा ना, अधूरा मीनिंग दे रहा है, तो इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज। है ना। अब हमें उसका पूरा पूरा हमें हमें पूरा सेंटेंस नहीं सब पता है, हमें नहीं बताया गया, हमें सिर्फ आधा तोड़ के सेंटेंस दे दिया, ठीक है। द टॉल बिल्डिंग, फ्रेज। मैम फ्रेज। ओके, आई फिनिश्ड माई होमवर्क,
मेन क्लॉज। क्लॉज है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग। सबऑर्डिनेट क्लॉज। वेरी गुड, सबऑर्डिनेट क्लॉज, यस इट्स ए क्लॉज। ठीक है, इट वॉज रेनिंग समझ आता है, बारिश हो रही थी। ठीक है, अब हमने उससे पहले क्या लगा दिया, ऑल्दो। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, अरे उसका क्या मतलब हुआ? ऑल्दो इट वॉज रेनिंग से पहले कुछ तो होगा जो ऑल्दो लगा दिया उन्होंने। ठीक है, इन अ हरी। मैम इससे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये फ्रेज है। फ्रेज हो गया, बिल्कुल। द डॉग बार्क्ड लाउडली। मेन क्लॉज। क्लॉज, ठीक है, ये अपने में पूरा है। द डॉग बार्क्ड लाउडली, उसके बाद मैं फुल स्टॉप लगा सकती हूँ। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। बिफोर सनराइज, Phrase. इट्स अ फ्रेज। वेरी गुड पूर्वा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप आज ये दोनों चीजों में फर्क समझे होंगे। अब इसी को और थोड़ा सा और अच्छा समझने के लिए, मैं ये तो मैंने आंसर्स छुपा लिए थे आपके। ये देखो, अ डिपेंडेंट क्लॉज टिपिकली बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब हमने जब सेंटेंसेस पढ़े तो कुछ एक सेंटेंस तो हमें लगा अपने में कंप्लीट है, दो सेंटेंसेस ऐसे लगे कि कम है तो सेंटेंस पर कंप्लीट नहीं है, उससे पहले कोई ऐसी चीज थी जो कही गई और हमें नहीं पता, मतलब कोई मेन क्लॉज था। ठीक है, तो जब ऐसा सेंटेंस आता है, जब हमें ऐसी फीलिंग आती है कि इससे पहले कुछ तो था जो हमें सब बताया नहीं गया, जो एक कंप्लीट, हमें अगर हम पूरा पढ़ते तो हमें समझ में आता, तो ऐसे शब्द कौन से हैं जो हमारे दिमाग में इस तरह का प्रश्न उठाते हैं, ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं? तो वो होते हैं बेटा बिकॉज, इफ, वाइल, व्हेन, हु, विच, दैट, ऑल्दो, दो, ये सब लग सकते हैं। ठीक है, यस मैम। Yes, समझ ma'am. गए बेटा? Yes. तो ये एक ट्रिक है जानने की, ये ट्रिक है जानने की कि अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होता है जो दोनों सेंटेंसेस को इंडिपेंडेंट रखता है। ठीक है, दोनों सेंटेंस अपने में पूर्ण होते हैं, बीच में कोऑर्डिनेट कर देता है, वो दोनों को लाके पास पास रख देता है। ठीक है ना। लेकिन सबऑर्डिनेट वो होता है बच्चे जहां एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे अपनी मीनिंग को, अर्थ को पूरा करने के लिए डिपेंड करता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना को स्टूडेंट्स, को टीचर्स, बोलते हैं ना, मतलब एक टीचर दूसरी टीचर, एक स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट, दोनों एक पे दूसरे पे निर्भर नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों को पास पास लेकर आ रहे हैं तो हमने बीच में क्या लगा दिया, एंड। हमने एक हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ दिया, दोनों अपने में पूर्ण है। लेकिन जब एक के ऊपर दूसरा निर्भर करता है तब हम उसमें लगाते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो कि बिकॉज, इफ, ऑल्दो, मतलब एक अपना या तो दूसरे में से निकला हुआ होता है या उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए। समझिए, वी वेंट टू स्कूल ऑल्दो इट वॉज रेनिंग। अब मैं ये बोलती हूँ ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? सबऑर्डिनेट क्लॉज। है ना, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेन क्लॉज पे। हाँ, कि वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए। अगर मैं सिर्फ ये बोलती हूँ वी वेंट टू स्कूल, ठीक है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग उस पर डिपेंड कर रहा है, और ऑल्दो क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। यस मैम। ठीक है, आज से कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप फ्रेज और क्लॉज में? नो मैम, अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आई शेयर दिस, आई शेयर इट विद यू बेटा। तो ये भी दूंगी, और स्टॉपिंग बाय द वुड्स का भी मैं रिसोर्स मटेरियल आपको भेजूंगी, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से भूलोगे नहीं कभी। अब आज हम जो लेसन शुरू करने वाले हैं,
अब हमने ऑलरेडी वो वाला पोम पूरी कर ली थी, उसमें हमने सारे जो क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था, दैट वाज अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस, और हमने पोएटिक डिवाइसेस करे हैं, ठीक है, एलिट्रेशन, रेपिटेशन हमने सब करे हैं ना, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ठीक है ना। तो हमने उस दिन कर लिए थे सारे के सारे। तो हम इसी के साथ हम नेक्स्ट लेसन पे हम चल रहे हैं, इसका नाम है लेट्स मार्च। क्या नाम है? लेट्स मार्च। लेट्स मार्च। इसका क्या मतलब है? इट्स एन इंस्पिरेशनल स्पीच। ये एक ऐसी स्पीच है, भाषण है, जो कि हमें इंस्पायर करती है, हमें प्रोत्साहित करती है कि हम कुछ अच्छा काम करें। और वो जिसने ये स्पीच दी, ही वॉज अ नोबेल पीस प्राइज विनर। उनको नोबेल पीस का प्राइज मिला था, ठीक है, नोबेल, और इट वॉज एन अवार्ड। और पूरे विश्व में जितने जहां भी बच्चे हैं जिन्हें की एक्सप्लॉइट किया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, उनसे काम लिए जाते हैं छोटी उम्र में, उसके मतलब उसके अगेंस्ट में उन्होंने, ही हैड रेज्ड हिज वॉइस एंड ही वर्कड इन दैट डायरेक्शन, एंड हिज नेम वाज कैलाश सत्यार्थी। ऐसे तो टाइम टू टाइम बहुत लोग ऐसे, बहुत सोशल एक्टिविस्ट आए जो कि कर्मरत रहे अपने, दे केप्ट वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। उन्होंने बच्चों के लिए मतलब बहुत सारे फ्री स्कूल्स, जैसे आंगनवाड़ी है, मतलब ऐसे आंगनवाड़ी में तो खैर बड़े भी जाते हैं आई बिलीव। एक आपका ये बचाओ आंदोलन, कुछ ऐसी करके, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बचाओ समथिंग, जैसे बच्चों को बचाओ आंदोलन टाइप्स, मतलब इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि शुरू हुए बच्चों को एक्सप्लॉइट होने से, उनको मतलब अब तो एक कानून बन गया है कि आप छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते, ठीक है। अगर कोई कंप्लेन कर देगा तो यू आर बिहाइंड द बार्स। बच्चों को पढ़ाना एक बहुत जरूरी कार्य है। वो हमारे देश का, हमारे आगे आने वाले समय का, वो दे आर द फ्यूचर। उन्हीं पे हमारी ये पूरा विश्व जो है टिका हुआ है उनके कंधों पे, समझ गए। तो उनके लिए कुछ अच्छा कर जाना, ऐसी जो भावना थी, कैलाश सत्यार्थी भी एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिनके अंदर थी। उन्होंने जब वो लेने गए, नॉर्वे गए, ठीक है, अपना नोबेल पीस प्राइज के लिए, वहां पे उन्होंने ये स्पीच दी। और ये स्पीच में उन्होंने क्या बोला? ही बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज बॉर्न इक्वल। हर बच्चा समान है, उसके अंदर कोई भी हमें भेदभाव, हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे में कोई ऐसी हुनर है, कोई ऐसी काबिलियत है, ऐसे कोई स्किल है, ये नॉलेज है, या कुछ भी है जो वो मतलब जो एक दूसरे बच्चे में शायद नहीं होगी, ठीक है, पर हर बच्चा स्पेशल है, कोई भी बच्चा ऐसे ही नहीं है। सो चाइल्ड इज बॉर्न इक्वल, सब बच्चे समान हैं, एंड डिजर्व्स अ चाइल्डहुड विच इज फुल ऑफ एजुकेशन, डिग्निटी एंड फ्रीडम। उनको पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए, उनको पूरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और हमें उनको अलाउ करना चाहिए कि वो भी सम्मान के साथ जिए, ना कि उनसे हम काम लें एक ऐसी उम्र में जब वो बहुत ही कोमल है, ठीक है। नॉट फोर्स्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन। हमने उनको जबरदस्ती से काम नहीं लेना है, जबरदस्ती के काम ही नहीं लेना है छोटे बच्चों से। तो ये मैंने उनकी फोटो डाली है। अब इन्हीं के स्पीच पर बेस्ड आप आज ये लेसन करने वाले हो, ठीक है बेटा। सो व्हाट इज हिज नेम? व्हाट इज हिज नेम? कैलाश सत्यार्थी। राइट। तो हम वी आर गोइंग बैक टू लेसन। हाँ, आपको दिख रहा है बेटा? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, ये तो हमने एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, इन्वर्जन एंड रिपीटिशन, हमने ये चारों कर लिए थे पोएटिक डिवाइसेस। यस मैम।
क्लियर है आपको? बाकी ये वर्ड मीनिंग्स हैं जो उन्होंने मैच करे हैं, और हमने ये भी डिस्कस कर लिए थे, राइट? तो हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं लेट्स मार्च में। अब ये लेट्स मार्च का जो लेसन है, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कोई रीड करेगा? एक मिनट, कोई रीड करेगा? मैम मैं रीड करूं? हाँ, कोई भी जना रीड कर लो। In the lesson Let's March, Kailash Satyar theme talks about the importance of children's rights, especially स्पेशली, especially खास तौर से, स्पेशली, ई लग जाता है, ठीक है? especially the right to education, freedom, and safety. He strongly believes that no child now शुड, work or suffer इट इज शुड, वर्क, शुड वर्क, या should sh- should शुड work or suffer व्हेन, सॉरी, when should be studying and enjoying childhood. हाँ, कि जब उनको अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए, जब उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जब उन्हें अपने माँ बाप के छत्र छाया में रहनी चाहिए, तो हमें उनको ले जाकर जो है उनसे काम नहीं लेना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट देम, so their safety, their education, their freedom, everything is very important, everything is important. तो उन्होंने यहाँ पर अब माय डियर चिल्ड्रन, यहां से कौन पढ़ेगा माय डियर चिल्ड्रन? हाँ जी, कौन जीवन? ओके जीवन, यू कैन रीड। माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। मैम आगे का पढ़ना है। योर मेजेस्टीज, योर मेजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस, एक्सेलेंस, एक्सेलेंसीज, very good, distinguished members members of the Norwegian Norwegian Noble Noble Community, dear brothers Tom, Hacking, Harkin, brothers and sister, and my dear daughter Malala. मलाला। अब आप इधर देखो कि जब उन्होंने स्पीच शुरू करी, अपनी इंस्पिरेशनल स्पीच, तो उन्होंने कितने लोगों को एड्रेस किया, ठीक है? उसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे लाती हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको, ये वाला बॉक्स मैंने हाईलाइट कर दिया, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है? Yes, So ma'am. this line is the opening address of Kailash Satyarthi's Nobel Peace Prize acceptance speech. जब वो अपनी प्राइज को लेने गए तो कहते ना 2 शब्द बोलिए स्टेज पे, तो सिर्फ धन्यवाद देना नहीं होता, जिस कार्य के लिए आपको वो प्राइज मिल रहा है आपको उसके लिए भी बोलना होता है। तो जब आप अपनी स्पीच शुरू करते हो तो आप एड्रेस करते हो ना, लोगों को संबोधित करते हो, है ना, जो वहां पे प्रेजेंट है। तो उन्होंने किन किन को बोला? योर मेजेस्टीज। मेजेस्टीज का क्या मतलब हुआ? किंग्स एंड क्वींस। क्या मतलब हुआ? Kings and queens, योर रॉयल हाइनेसेस। क्या मतलब हुआ? princess and प्रिंसेस, prince and princess, एक्सीलेंसीज। कौन हुए? high-ranking officials, एंड डिप्लोमेट्स, ठीक है? डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन नोबल कमिटी। इसका क्या मतलब हुआ? द पीपल फॉर द नोबल पीस प्राइज, जिन लोगों ने उनका सिलेक्शन किया। भाई कमिटी गठित होती है ना, हमने WHO का किया था, यूनेस्को वाला, याद है? yes ma'am, तो एक कमिटी गठित करते हैं बेटा, जो कि डिसाइड करते हैं किस किस को प्राइज देना है, ठीक है? तो उन्होंने जो कमिटी है उनको संबोधित किया। डियर ब्रदर टॉम हार्किन। अब ये उनके कोई भाई नहीं है टॉम हार्किन, बट टॉम हार्किन भी एक ऐसे जन थे, एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कि इस बच्चों के लिए बहुत कुछ किया था। तो कहते ना मेरा भाई है ये, ऐसे रियल ब्रदर नहीं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। टॉम हार्किन को उन्होंने एड्रेस किया वहां पे। अ क्लोज फ्रेंड, वो उनके दोस्त भी रहे हैं, एंड सपोर्टर ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स, ठीक है?
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का क्या मतलब हुआ? मतलब वहाँ जो वहां पे मौजूद जो लोग हैं उन्हें कहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। माई डियर डॉटर मलाला। अब उनकी डॉटर नहीं है, वो उनकी बेटी नहीं थी मलाला यूसुफ की, उनकी डॉटर नहीं थी, बट मलाला वॉज ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट और उन्होंने बहुत कुछ किया था इस डायरेक्शन में। सो मलाला यूसुफजाई सॉरी who received the Nobel Prize along with him, उनको भी, वो भी she was also present there, she had come to receive the prize। तो उन्होंने अपनी डॉटर ऐसे कहा ना, मेरी बिटिया मलाला, ऐसे करके उन्होंने उनको भी एड्रेस किया। सो टॉम हार्किन, मलाला, they were all present there to receive the prize। they were the social activist। ठीक है, तो उन्होंने उन सबको एड्रेस इस तरह से करके अपनी स्पीच को स्टार्ट किया। समझ गए अब इतना? मैंने इस पूरी चीज को तोड़ दिया है। ओके, अब यहां से कौन पढ़ेगा यहां तक? somebody has to raise hand। सानिया आप पढ़ेंगे? सानिया मैम अगर कोई पढ़ नहीं रहा है तो मैं पढ़ लूं। आप पढ़ लो बेटा, आप पढ़ लो। फ्रॉम दिस पेडियम ऑफ पीस पोडियम, एंड ह्यूमैनिटी। भाग्यश्री, पोडियम देखा आपने? एक ऊंचा सा डेस्क जैसा होता है जहां पे खड़े होकर आपके प्रिंसिपल या आपके अध्यापक या कोई भी जो है, कोई चीफ गेस्ट बुलाया हुआ, वो सब लोग स्पीच देते हैं। वो जो यस जिसके ऊपर मैम स्टेज। नाम भी लिखा होता यस मैम देखा है। है ना, उसको पोडियम बोलते हैं। हाँ, From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a Honored। mantra, हाँ, a mantra from the ancient text of wisdom Vedas. This mantra carries a prayer and inspiration and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. ओके। सो व्हाट इज मैन मेड क्राइसिस? मैन मेड क्राइसिस का मतलब होता है क्या? ऐसी मुसीबतें जो किसने शुरू करी हैं? इंसान ने, इंसान ने। है ना। तो मैन मेड क्राइसिस को हैंडल करने के लिए एक, कहते मैं एक ऐसा मंत्र बोलने वाला हूं अपने वेदास में से। हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हमारे वेद है ना, तो मैं वेद में से एक ऐसा मंत्र बोलने वाला हूं जिसके अंदर क्या चीजें, वो सिर्फ एक प्रेयर ही नहीं है, वो सिर्फ एक अपने में प्रेयर नहीं है, बल्कि एक एस्पिरेशन है, एक इच्छा है कोई, और एक रिजॉल्व, मतलब एक दृढ़ निश्चय तुम कर लेते हो ना कि मैंने ये करना है। ये क्या क्या करने की इच्छा है, क्या करने की दृढ़ निश्चय है? कि लिबरेट ह्यूमैनिटी, इंसान को, एक बच्चों को स्पेशली आप बंदी मत बनाओ, उनको फ्रीडम दो, उन्हें उनके राइट्स दो, जो उनके हक है, जो उनके राइट्स हैं वो उनको दो, ना कि उनसे काम लो और उनको एक्सप्लॉइट करो। दिस इज अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, समझ रहे हो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ह्यूमैनिटी क्या होती है? यस मैम। यस ठीक है, तो आप गलत तरीके से किसी से काम लेते हो बेटा, और स्पेशली बच्चों से लेना तो किसी से भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा मैं आज एक ऐसा मंत्र बोलने वाला हूं। वो कोई वहां पे पूजा करने नहीं बैठे थे। कहने का मतलब है कि आपको एक ऐसी चीज बोलने वाला हूं जिससे कि आप लोग अपना मतलब पूरा दृढ़ निश्चय कर लें कि सिर्फ मैं ही नहीं या और लोग जो वहां पर आए इनाम लेने के लिए, बल्कि हम सब मिलकर अगर इस चीज को अगर हम करें तो ये जो पूरी हमारी जो विश्व है इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब लोग खुश होंगे, सबको एजुकेशन मिलेगी, सब फ्रीडम फील करेंगे, सब सेफ होंगे। ठीक है, ओके। आप भाग्यश्री इतना रीड कर लो, फिर जीवन रीड कर लेंगे। लेट्स वर्क लेट्स टुगेदर।
Let's work together in the pursuit of global progress. Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. यस, एंड लेट्स वॉक, हमारे लेसन का नाम क्या है? लेट्स मार्च, कि हम लेट्स मार्च मतलब चलो हम बढ़े एक अच्छे कार्य के लिए, और बढ़े तो ऐसे बढ़े कि कोई पीछे ना रह जाए, कोई आजू बाजू ना रह जाए, सबको लेकर चलें। कहते हैं ना, कोई अच्छा काम करना होता है तो सबको लेके चलना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने ऐसे कहा, डायरेक्शन बोले कि कोई भी ना रहे, ना ईस्ट में, ना वेस्ट में, ना नॉर्थ में, ना साउथ में, सब एक साथ कदम उठाएं इस अच्छे कार्य को करने के लिए, ठीक है। ओके, कौन सान्या, आर यू देयर टू रीड दिस? Yes, ma'am. हाँ पढ़ो। Let's speaker together. Let our minds come together, learning for the experience of your Ancestors, ancestor. Let us together correct knowledge for all create, create knowledge for all that benefits all है क्या मैम वहाँ पर? एक सेकेंड, कहाँ कह रहे हो बेटा? बेनिफिट्स के बाद यस मिनट, और ये हाँ मैं इसको all I do to my late present parents, to my mother and India, and यस to the mother earth. यस, एंड टू द मदर अर्थ। देखो अब आप यहाँ पे ध्यान दो, मैं एक मिनट इसको मैम कोशिश कर। हाँ जी बेटा। सॉरी, आपने जब मेरा नाम लिया था ना पढ़ने के लिए, जी जी, तब तब मेरा माइक ही ना ऑन ही नहीं हो रहा था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा है लेट्स वॉक टुगेदर, दिख रहा है आपको? और यहाँ पे क्या है? लेट्स वॉक टुगेदर। और यहाँ पे क्या लिखा है? लेट्स स्पीक टुगेदर। देखा आपने, मैंने हाईलाइट किया है। यस मैम। Yes, तो ma'am. कहते लेट्स वॉक टुगेदर मतलब चलो बढ़े, हम किस चीज काम के लिए, कार्य के लिए बढ़े, चलो हम चले, कोई ना रहे पीछे, कि हम सब मिलकर इस अच्छे काम को करें। लेट्स स्पीक टुगेदर, हम सब अपनी आवाज उठाएं, ठीक है। वी हैव टू रेज आवर वर्ड्स, नॉट वॉइस ऑफ कोर्स। लेट्स स्पीक टुगेदर, चलो हम एक साथ बोलें। लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर। फिर वो क्या कह रहे हैं? लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर। इसका क्या मतलब हुआ? हम सब अपना दिमाग अब इस डायरेक्शन में लगाएं। हम सब की अंदर बुद्धि है, तो हम इस अच्छे कार्य को करने में लगाएं। तो हम बढ़े, हम अपने शब्दों को, अपने दिमाग को लगाएं इस अच्छे कार्य को करने के लिए। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल। हम अपने एंसेस्टर्स से, अब जिन्होंने जो वेद लिखे, जितने भी एपिक्स लिखे, कहते हैं हम वहां से ये प्रेरणा लें, ठीक है, ये इंस्पिरेशन लें कि हम सब अपनी नॉलेज को लेके। पूर्वा आपने हैंड रेज किया है बेटा, कुछ पूछना है आपने? नहीं मैम, गलती से हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं। तो हम लोग जो है अपना अपना ज्ञान अब इस और लगाएं। तो हम अपना ज्ञान, अपनी आवाज, अपनी शक्ति, हम सब मिलकर, अपने दिमाग, बुद्धि, हम सब अब मिलकर किस डायरेक्शन में लगाएं? लिबरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। किस में लगाएं बेटा? लिबरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, humanity. राइट, ठीक है। आई बाउ टू माई लेट पेरेंट्स। आई बाउ का मतलब मैं अपने पेरेंट्स की इज्जत करता हूं, मैं उनके तरफ नतमस्तक होता हूं। टू माई मदरलैंड, अपने मदरलैंड इंडिया, क्योंकि वो इंडिया से थे, अपनी इंडिया
जो मेरी मदरलैंड है उसके आगे नतमस्तक हो रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के आगे नतमस्तक हो रहा हूँ, एंड टू द मदर अर्थ, और मेरी ये जो धरती है ये भी तो मेरी माँ है, तो मैं इसके सामने भी नतमस्तक हो रहा हूँ। I bow to my parents, late parents का मतलब क्या हुआ कि शायद जिस समय उन्होंने ये स्पीच दी थी उस समय उनके पेरेंट्स जीवित नहीं थे। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, Purva, you can read from here. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा। With a warm heart, I recall how thousands of time I had been labored. Each time I have freed children from Child child from slavery. from slavery in the first mile of freedom. On their beautiful face, I see the glow smiling. God smiling. कहते हैं कि मैंने जो with a warm heart I recall how thousands of times, कहते हैं जितनी बार, मैं आज बहुत गर्व महसूस करता हूँ, बहुत खुश होता हूँ इस बात को बोलने में कि जितनी बार भी मैंने किसी भी बच्चे को इस तरह की स्लेवरी से, ठीक है ना, अगर उसको लिबरेट किया है, अगर उसको बचाया है, किसी भी बच्चे को, किसी भी एक बच्चे को मैंने अगर बचाया है, तो बेटा मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मुझे मेरे पास क्या बोलते हैं, एक मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। आई फील सो हैप्पी, और मुझे ऐसा लगता है कि आई रिकॉल हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आई हैव बीन लिबरेटेड। ऐसा लगता है मैंने एक बच्चे को नहीं बचाया, बल्कि मैंने अपने को बचा लिया है। समझ गए उसकी इंटेंसिटी? समझ रहे हो कि एक बच्चे को बचाना मेरे लिए ऐसा है जैसा कि मैं अपने को बचा रहा हूं। तो उनकी एक अच्छी भावना आपने समझी। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस, कहते जब उनको उनकी लिबरेशन मिलती है, उनकी फ्रीडम मिलती है, और जो उनके ऊपर एक स्माइल आती है, जो एक उनकी मुस्कुराहट आती है, उस समय जो एक खुशी होती है, वो खुशी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे भगवान स्माइल कर रहे हैं, गॉड स्माइल कर रहे हैं। कहते हैं ना हम एक हर बच्चे में भगवान है, राइट? Yes, ma'am. तो अगर बच्चा स्माइल करता है तो ऐसे लगता है गॉड इज स्माइलिंग, गॉड इज हैप्पी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बच्चे को भी बचाता हूं तो लगता है कि मैंने अपने को बहुत बार बचा लिया। ठीक है, अब यहां से यहां तक कौन पढ़ेगा? हु इज द नेक्स्ट कैंडिडेट? सॉरी, आई गिव दी, यहां से कौन सा मैम? मैंने हाईलाइट कर दिया बेटा। मैम मैं पढ़ूं? हर्षाली नहीं, हर्षाली ने, भाग्यश्री ने रेज किया है। कौन बोला मैं पढ़ लूं? मैम मैं उन्नति। उन्नति, यस बेटा आप पढ़ो, प्लीज पढ़ो। I give the best credit of this honor to my movement, Kalu Kumar, Dhum does and Hardas. मैम तो दिसत नहीं। आदर्श किशोर, आदर्श किशोर, Others Kishore from India and Iqbal इकबाल मसी फ्रॉम पाकिस्तान, Masih from Pakistan. Freedom and dignity who made dignity the, of नहीं बच्चे, फ्रॉम पाकिस्तान, who made the supreme sacrifice for protecting sacrifice the freedom है क्या मैम? freedom, yes मेरे बच्चे, freedom and Freedom and dignity dignity of children. I humbly accept this word of award behalf of all such martyrs, martyrs, my fellow activists, fellow quotes activists. the word and my contrast. Yes. So what did he say? He has taken the names of Kalu Kumar, Dhumdas, Adarsh Kishore from India and Iqbal from Pakistan. So ये लोग भी जिन्होंने कि इनके साथ का इस मूवमेंट में, जो इन्होंने मूवमेंट मतलब एक जो ये किया था, कार्य शुरू किया था बच्चों को बचाने का,
उसके अंदर वो भी कर्मरत थे, उन्होंने भी अपना योगदान दिया, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड। सो उन सबको थैंक्स देते हुए, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children, उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइसेस किए बच्चों को बचाने के लिए, उनको निकालने के लिए मुश्किल जगह से। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस, कह रहा उन सबको मैं अपना मतलब मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ कि उनके बगैर मैं भी ये काम पूरी तरह से नहीं कर पाता, तो उनको भी मैं थैंक्स देते हुए, वो सबको थैंक यू बोल रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं आई हम्बली एक्सेप्ट, आज मैं जो मुझे ये नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ, और उन सब लोगों पे जो शहीद हो गए, मार्डर्स मतलब जो चले गए इस दुनिया से, अच्छा काम कर रहे थे पर करते करते चले गए किसी कारण, तो मैं उन सबको, उन सब के बिहाफ पे, माय फेलो एक्टिविस्ट जो मेरे साथ इस कार्य में जुड़े, उन सब के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में, उसे वो अकेले ही तो नहीं थे, बहुत लोग थे, एंड माय कंट्रीमैन, और मेरे देश के लोग, उन सब का तरफ मैं धन्यवाद देते हुए, उनका नाम लेते हुए मैं आज इस प्राइज को एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है बच्चे, इतना समझ आया? नाउ माय, हाँ हर्षाली, कैन यू रीड माय जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. My येलो से, journey, हाँ my journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak, and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, a since एंशियंट ancient. एंड मॉडर्न। अब कोई ये मुझे थैंक यू नती, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे उन्होंने इन तीन जनों के नाम क्यों लिए, लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक जी एंड महात्मा गांधी, इन तीनों के नाम लिए, क्या ऐसी चीज है जो इन तीनों को जोड़ती है? मैम पीस। शांति बिल्कुल है, लॉर्ड बुद्धा है, गुरु नानक जी, पीस के अलावा और क्या हो सकता है? उनकी अच्छी सोच थी ना, अच्छी सोच, पॉजिटिव नॉन वायलेंस, मतलब उनका, महात्मा गांधी जी ये किसी को मारने में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। गुरु नानक जी थे जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी लोगों के लिए, लॉर्ड बुद्धा जिन्होंने घर छोड़ दिया लोगों के हित के लिए, है ना। तो आप ये मुझको बताओ कि इन सबके जो इन्होंने नाम लिए हैं, ये एक के बाद एक हुए हैं, पहले लॉर्ड बुद्धा आए थे, फिर गुरु नानक जी आए थे, फिर महात्मा गांधी जी आए थे। मतलब हिस्ट्री में आप ये देखो, टाइमलाइन अगर देखते हो तो आप ये जानते हो ना, पहले लॉर्ड बुद्धा पैदा हुए थे, फिर गुरु नानक जी आए, और फिर उसके बाद महात्मा गांधी आए। हम तीनों को पूज रहे हैं, तो क्यों पूज रहे हैं? कोई अच्छे कर्म थे ना उनके, कोई अच्छी सोच थी ना, कोई अच्छा मार्ग था ना जिसपे वो चले थे, है ना। तो हम सब भी तो उसी चीज पे की ही तो बात कर रहे हैं। और ये सब के सब कहाँ पैदा हुए? इंडिया में, ठीक है। सो इंडिया में, वो कह रहे हैं इंडिया टू नॉर्वे, आज मैं नॉर्वे आया हुआ हूँ इस अपने प्राइज को लेने के लिए। आई एम कनेक्टिंग इंडिया टू नॉर्वे, मैं इंडिया से नॉर्वे, बट इंडिया में जो हम जिस काम के लिए लगे हुए हैं, जो हमारे जो अच्छी काम हमने किए हैं, जिसकी वजह से आज मुझे प्राइज मिल रहा है, ठीक है, वो पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है। और नॉर्वे जो है मॉडर्न है, नॉर्वे में आज ये कदम उठाया जा रहा है कि बच्चों को बचाओ, ह्यूमैनिटी को लिबरेट करो, राइट। तो ये सोच हमें कनेक्ट कर रही है पिछला जमाना आज के जमाने से। हमने जब उन्होंने इन तीन जनों का नाम लिया, तीन महान आत्माओं का नाम लिया, तो वो क्या कर रहे हैं? वो पुरानी चीजें याद कर रहे हैं, एंशियंट चीजें याद कर रहे हैं। इन लोगों ने भी अच्छे काम किए थे ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, समझ गए? यस मैम। है ना। और आज वो नॉर्वे आए हैं तो ये किसी अच्छे काम के लिए आए हैं। नॉर्वे में भी अब कदम उठाए जा रहे हैं इन चीजों को लेके।
तो हमारा एंशियंट किससे कनेक्ट हो गया? मॉडर्न से। एंशियंट हुआ इंडिया, और नॉर्वे के लिए क्या बोला? मॉडर्न सोच। तो हमारी एंशियंट सोच किससे मिल गई बेटा? मॉडर्न सोच से। देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज, इट इज कनेक्टिंग। यस मैम। ठीक है, सो इस तरह से उन्होंने स्पीच दी। नाउ फ्रेंड्स, द नोबल कमिटी हैज जनरसली इनवाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर, रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट। कहते हैं मेरे को जो है यहाँ पे क्या किया है, मेरे को बुलाया गया है एक स्पीच देने के लिए। भाई आप आए हो इनाम लेने के लिए, तो आप कुछ तो स्पीच बोलोगे ना, दोगे। तो फ्रेंड्स वो किसको संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर? फ्रेंड्स कौन है यहाँ पर? मैम जो वो स्पीच दे रहे थे उस वक्त वहां पे जो थे उन लोगों के लिए। या मुझे 1 मिनट दोगे बेटा? तो एक सेकंड तो देना। मैम उनके एज के थे ना, तो हाँ, उन लोगों के लिए वो फ्रेंड्स कह रहे थे। या तो 1 सेकंड मुझे देना बेटा। आई डेंट रियलाइज, मैं अंधेरा था काफी। अब आपको दिख रहा है बेटा? ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट थे उनको वो संबोधित करते हुए बोलते हैं, द नोबल कमिटी हैज जनरली इनवाइटेड, जनरसली दे हैव नॉट जनरली सॉरी जनरसली दे हैव इनवाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर। उन्होंने मुझे कहा कि आज आप इनाम लेने आए हो, तो आप जो है अपना एक लेक्चर दो, कुछ शब्द बोलो। रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट। कह रहे लेकिन मैं ये कुछ शब्द नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस एंड द क्राई ऑफ इनोसेंस। इसका क्या मतलब हुआ? साउंड ऑफ साइलेंस एंड क्राई ऑफ इनोसेंस। बताओ। जब हम बोलते हैं एनिमल्स क्राई फॉर हेल्प, हम बोलते हैं ना एनिमल्स क्राई फॉर हेल्प, है ना? तो कभी कभी हम जैसे एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ हम लोग ठीक नहीं व्यवहार करते, तो वो भी तो बेचारे पीड़ित होते हैं। दे ऑल्सो क्राई फॉर हेल्प, अगर वो रोते हैं तो यहाँ पर ये साउंड ऑफ साइलेंस एंड क्राई ऑफ इनोसेंस क्या हुआ? कोई बताएगा मुझे? हर्षाली, भाग्यश्री, पूर्वा, सान्या, अनम्यूट करके बताओ प्लीज। क्या मेरी मैम? आवाज, मैं कह रही हूँ साउंड ऑफ साइलेंस एंड क्राई ऑफ इनोसेंस का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द साउंड ऑफ साइलेंस? कोई चुप रह के भी लगता है ना कि बहुत कुछ बोल रहा है। मैम वो जो बच्चे हैं वो चुप है लेकिन वो शांत है, लेकिन उनकी जो मासूमियत है उनकी चीख उन्हें सुनाई दे रही है। यस, एंड मासूमियत हुई, इनोसेंस, क्राई हुआ उनकी चीख, मासूमियत, और उनकी चुप्पी में भी एक साउंड है। नाउ साइलेंस एंड इनोसेंस को यहाँ पे क्राई एंड साउंड यूज किया है, सो इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि उनकी मासूमियत में, उनकी चुप्पी में भी एक शोर है, ऐसा शोर जो शायद सब लोग नहीं सुन सकते, लेकिन जो सेंसिटिव हैं वो लोग सुन सकते हैं, वो जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, और एक ऐसा फेस, एक ऐसी शक्ल ऑफ इनविजिबिलिटी, मतलब वो चीज है वहां पर लेकिन वो दिख नहीं रही है। आप देखो ना, साउंड एंड साइलेंस दोनों ही ऑपोजिट्स हो गए, कि शोर है, चुप्पी में भी शोर है, और चेहरे पर, है ना, और वो भाव उनके चेहरों पे अगर नहीं भी है, इनविजिबल है, लेकिन वो फिर भी हैं वहां पर। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज अ रिमाइंडर। कहते हैं
आई रिप्रेजेंट, मैं उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिन बच्चों ने के लिए मैं कार्यरत था, जिनके लिए मैंने ये कदम उठाया है, जिनके एजुकेशन के लिए, फ्रीडम के लिए, सेफ्टी के लिए जो मैंने कदम उठाए हैं, आई एम रिप्रेजेंटिंग दोज चिल्ड्रन, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं हु आर लेफ्ट बिहाइंड, वो अभी यहाँ पर नहीं है, बट इसीलिए मैंने उनके लिए सिंबॉलिकली मैंने एक चेयर छोड़ी है यहाँ पर, कि जाके मैं उनको ना भूलूं, उनको एड्रेस करना ना भूलूं। उन बच्चों को, सबको एड्रेस कर रहे थे वो, एक एक करके सबको संबोधित कर रहे थे ना वहां पर। कहते लेकिन मैं जिस कार्य के लिए मुझे ये मिल रहा है प्राइज, मैं उनको तो ना भूलूं, उन्हें तो पीछे ना छोड़ दूं। दे आर ऑल्सो विद मी हियर, नॉट फिजिकली इन एब्सेंशिया, दे आर देयर, वो हैं वहां पर। जो बच्चे जिनके लिए उन्होंने अच्छे काम किए थे, क्या वो वहां पे प्रेजेंट थे? नहीं थे ना, लेकिन उनको उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो कैसे? symbolically he kept one chair there, empty chair for them. आप इसका डीपर मीनिंग समझ पा रहे हो बच्चों? हर्षादी यस बात है ना? Yes, समझ रहे हो? ma'am. डिफिकल्टी लग रही है तो मुझे बताओ। अब यहाँ से यहाँ तक भाग्यश्री आप पढ़ लो। I have come here only to share the violences and dreams वॉइसेस of our बेटा, children. भाग्यश्री वॉइसेस। I have come here only to share and voices and dreams of our children because they are all our children. Gesture, gesture for everyone in the ऑडियंस। audience. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I have held their injured bodies and felt their broken spirit. It is such a beautiful line, and so it's an emotional thing. कहते I have looked into their frightened eyes, exhausted eyes, मैंने उनकी आंखों में वो exhaustion, वो fear, वो डर मैंने देखा है उनकी आंखों में, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज, उनको चोट लगी हुई थी, ऐसी बॉडीज को मैंने उठाया है, खुद स्वयं उठाया है। और उनकी ब्रोकन स्पिरिट, मतलब उनकी आत्मा तक झंझोड़ दी गई थी। मैंने ऐसे बच्चों को की हेल्प करी है। ठीक है, आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। कहते मैं आज यहाँ पे हूं ना, तो ये मत समझो कि मैं इस प्राइज को लेने आया हूँ। इस प्राइज जो मुझे आज ये नोबेल प्राइज मिल रहा है, नोबेल पीस प्राइज, जिस कारण से मिल रहा है, जिन बच्चों के लिए मिल रहा है, उन बच्चों की हालत मैं भूला नहीं हूँ। मैं उन बच्चों को बचाने के लिए जो मैंने कर्म किए हैं ना, शायद मैं उन चीजों को, उनको भी नहीं भूल सकता। ठीक है, Yes, ma'am. बिकॉज क्योंकि वो हम सबके बच्चे थे। एक जेस्चर के साथ उन्होंने बोला कि वो हम सबके बच्चे हैं, वो सिर्फ किसी एक या दो के नहीं, वो हम सबके बच्चे थे। ओके, यस उन्नति, यू कैन रीड फ्रॉम हियर। उन्नति, उन्नति आर यू देयर? ओके, हर्षाली आप पढ़ लीजिए बेटा। Okay, ma'am. "20 years ago, in the foothills of the Himalayas, I met a small, skinny चाइल्ड child लेबरर। He asked me, "Is the world so poor and that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool?" इट्स सच अ मतलब टचिंग थिंग। कहते 20 years ago, 20 साल पहले, इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, मतलब जहां से हिमालय शुरू होते हैं बेटा, वहां पे आई मेट अ स्मॉल स्किनी चाइल्ड लेबरर।
मुझे एक बहुत पतला दुबला सा एक बच्चा जिसको कि मजदूर था, वो मजदूरी करता था, मेरे को वो मिला। ही आस्क्ड मी, उस बच्चे ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि दुनिया इतनी गरीब हो गई है कि इसके पास क्या मेरे लिए एक किताब नहीं है पढ़ने के लिए, या मेरे लिए एक खिलौना नहीं है कि मैं उससे खेल सकूं। और वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं, गन एंड टूल का मतलब क्या हुआ, बंदूक और टूल मत समझो उसको, मतलब वो मुझसे मजदूरी करा रहे हैं कि मैम दुनिया। टूल का मतलब है जिस चीजें जिनसे आप काम लेते हो ना, जैसे हथियार। हथियार नहीं, हथियार और हथियार के साथ साथ टूल्स होते हैं, जैसे फावड़ा हो गया, ये आपका छेनी, हथौड़ी, मतलब कहने का मतलब है, डोंट टेक इट इन ए लिटरल सेंस। गन एंड टूल, गन एंड टूल का मतलब ये है कि वो मुझसे मजदूरी करा रहे हैं। अब वो कैसी भी मजदूरी करा रहे हैं, बस मजदूरी करा रहे हैं। क्या उनके पास इतना भी, ये दुनिया पूरी इतनी गरीब हो गई है कि इसके पास कोई किताब नहीं है मेरे लिए कि मैं उसमें से पढ़ सकूं और अपना जीवन सुधार सकूं, या मेरे पर मेरे बचपन को दिमाग में रखकर मुझे एक टॉय दे दिया जाए कि मैं उससे खेल सकूं। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग, आज टाइम खत्म हो गया है। इट्स ठीक है बेटा, तो हम यहां से वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट। एक काम करना बेटा, कुछ इसके अंदर जो अब तक हमने रीड किया है लेसन, इसके अंदर काफी सारे वर्ड हैं जिनके की मीनिंग थोड़े डिफिकल्ट हैं। ठीक है, कुछ के अर्थ दिए हैं, कुछ के मीनिंग्स उन्होंने दिए हैं और कुछ के नहीं दिए हैं, राइट। आप अपने रजिस्टर में ऐसे वर्ड्स निकालिए इसमें से जिनके की मीनिंग आपको क्लियर नहीं है, जो नहीं दिए हैं यहाँ पर, और उनको लिख के उनके जो मीनिंग्स है आप डिक्शनरी में से ढूंढिए, या आप मुझसे पूछ लीजिए अगली क्लास में। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। राइट। और मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में? डिड आई गिव यू सम होमवर्क? यस मैम। दिया था, क्या होमवर्क था बेटा? मैम वो जो इंग्लिश वर्कशॉप था ना, उसे एक बार फिर से रीड करना था। इंग्लिश वर्कशॉप? मैम उस इसके पहले जो था ना, वो एक्टिविटी का। इसी लेसन में से, ये तो पोम में से तो नहीं था, कहाँ नो से लिया था? मैम आपने मैम उसी पोएम से हमें एक बार रीड करना था वो अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें वो समझ में आए और रिवाइज हो जाए। हाँ, तो उसी से रिलेटेड मैंने आपसे जो प्रश्न पूछे थे कि आपको कुछ ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ आया, वो सब समझ में आया था इस पोम में, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी यस हैं। मैम। ओके, डू यू हैव पीरियोडिक टेस्ट और यू हैव फाइनल टेस्ट नाउ, फाइनल एग्जाम? आपका पीरियोडिक यूनिट टेस्ट होगा अभी, या आपका फाइनली एग्जाम होगा? मैम यूनिट एग्जाम भी होगा। यूनिट एग्जाम है आपका, कब है? दिसंबर से की छुट्टियों से पहले? मैम जनवरी में होगा। जनवरी में होगा, ठीक है। तो आप मुझे वो वाले लेसन्स जो आ रहे हैं आपके जनवरी के, वो मैंने करा दिए हैं आपको? यस मैम। करा दिए सारे? अगर मैम कुछ 3 ऐसा है, यूनिट पूरा का पूरा आएगा। कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 3। यूनिट पूरा 3 आ रहा है आपका। सो आई थिंक वी वर डूइंग 3.4 अभी जो हम कर रहे थे। यस मैम। यस मैम। इसमें अभी एक लेसन रह गया हमारा। यस मैम। ठीक है, तो हम वो भी पूरा कर लेंगे। और मैं इसका रिसोर्स मटेरियल आपको इफ वाला, सॉरी, स्टॉपिंग बाय द वुड्स का मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, प्लस मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड, क्योंकि इस वाला लेसन जो लेट्स मार्च हम कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ वर्ड्स नहीं बल्कि बहुत सारे वर्ड्स डिफिकल्ट हैं। ठीक है, जिनको कि आप प्रोनाउंस भी थोड़ा सा ठीक नहीं कर रहे थे, तो हम एक प्रोनाउंसिएशन और एक उसका मीनिंग्स वो सब ढंग से समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप आंसर्स जो हैं वो गलत ना लिखो। ठीक है,
बहुत सारे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी की मीनिंग्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं इस लेसन के लेट्स मार्च, उसको आप रजिस्टर में लिख लेंगे, या तो आप मीनिंग ढूंढ लेंगे, और अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप मुझसे मेरी क्लास में पूछेंगे। मैम वो क्लॉजेस और फ्रेजेस की जो था ना हाँ वो जी, ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। वो मैं शेयर कर देती हूँ बेटा, वो शेयर कर देती हूँ, और उसके साथ एक और एक्सरसाइज दे रही हूँ जो आप खुद करेंगे, ठीक है, ओके मैम। एज प्रैक्टिस। चलिए हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, यस मैम। थैंक यू गुड बेटा। नाइट।